नमस्कार दोस्तों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनूप गोदियाल टॉप 10 वीकली करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं इस सप्ताह की 10 बड़ी करंट अफेयर न्यूज़ के बारे में, जिसमें उत्तराखंड से संबंधित तथा नेशनल और इंटरनेशनल जो प्रमुख करंट अफेयर की न्यूज़ हैं उसको कवर किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें आज के पहले प्रश्न की, तो हाल ही में भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन उत्तराखंड के किस जिले में किया जाएगा? आपके ऑप्शन है अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, चमोली। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, दैट वाज पिथौरागढ़। हाल ही में भारत और नेपाल के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 15वें संस्करण का आयोजन 20 सितंबर 2021 को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में प्रारंभ किया जाएगा। इससे पहले सूर्य किरण के 14वें संस्करण का आयोजन 3 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर 2019 को नेपाल में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास के दौरान दोनों सेनाओं ने एक दूसरे के हथियारों, उपकरणों, रणनीतियों, तकनीकों और पहाड़ी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों की प्रक्रिया को साझा किया है। इस युद्धाभ्यास के दौरान दोनों देशों की सेनाओं के करीब 700 जवानों ने हिस्सा लिया है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ें तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पांडा दिवस, इट मींस इंटरनेशनल रेड पांडा डे 2021 कब मनाया गया? आपके ऑप्शन है 17 सितंबर, 18 सितंबर, 19 सितंबर या फिर 20 सितंबर। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, दैट वाज 18 सितंबर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा डे 2021 को 18 सितंबर को मनाया गया। आपको बता दूं दोस्तों कि प्रत्येक सितंबर महीने के तीसरे शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लाल पांडा के संरक्षण को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाना और लाल पांडा के बचाव के लिए समर्थन करना है। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस 18 सितंबर 2010 को मनाया गया था और रेड पांडा नेटवर्क के द्वारा 2010 में ही अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा डे की शुरुआत की गई थी। अब बात कर लेते हैं रेड पांडा यानी कि लाल पांडा क्या है। लाल पांडा भालू की प्रजाति का एक सदस्य है जो कि मुख्यतः हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। लाल पांडा एक वृक्ष या स्तनपायी जानवर है जिसका वैज्ञानिक नाम एलोरस फुल्गेंस है। लाल पांडा की दो प्रजातियां प्रमुख हैं, पहला हिमालयन रेड पांडा और दूसरा चीनी रेड पांडा। लाल पांडा को हिमालयन रैकून या फायर फॉक्स या बियर कैट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा लाल पांडा का निवास स्थान जो है ये मुख्यतः अधिकतम ऊंचाई वाले समशीतोष्ण जंगलों में पाया जाता है। वहीं IUCN के द्वारा रेड पांडा को अपनी रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त प्रजाति अर्थात इंडेंजर्ड स्पीसीज के रूप में शामिल किया गया है। वहीं भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम अर्थात वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत भी रेड पांडा को अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। पांडा के आयु की बात करें तो इसकी औसत आयु 23 वर्ष की होती है और रेड पांडा जो है ये सिक्किम राज्य का राजकीय पशु भी है। अगले प्रश्न की बात करें तो हाल ही में संघाई सहयोग संगठन की 21वीं बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है? आपके ऑप्शन हैं चीन, भारत, ताजिकिस्तान या फिर कजाकिस्तान। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 3, दैट इज ताजिकिस्तान। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्षों की बैठक 21वीं बैठक का आयोजन 17 सितंबर को दुशांबे यानी कि ताजिकिस्तान में किया गया है। इस बैठक की अध्यक्षता ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति एमोमनी रहमोन के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो लिंक के माध्यम से इस शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है तथा दुशांबे में भारत के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इसमें प्रतिभाग किया है। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने संघाई सहयोग संगठन क्षेत्र में बढ़ती कट्टरता और उग्रवाद के कारण हो रही समस्याओं पर प्रकाश डाला है और साथ ही अफगानिस्तान में मौजूदा हालात पर भी चर्चा की है। अब यदि बात करें संघाई सहयोग संगठन क्या है, तो संघाई सहयोग संगठन एक अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 15 जून 2001 को संघाई में की गई थी।
इसके संस्थापक सदस्यों की बात करें तो इसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, रूस और चाइना शामिल थे। वहीं आपको बता दूं कि वर्तमान में संघाई सहयोग संगठन में कुल 8 सदस्य देश हैं, जिनमें से उपरोक्त 7 जो हैं ये देश शामिल हैं, और इसके अलावा 8वें देश की बात करें तो इसमें उज्बेकिस्तान शामिल है, जबकि इसके अलावा अन्य 7 में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, रूस, चाइना तथा भारत और पाकिस्तान भी शामिल हैं, जो कि वर्ष 2017 में संघाई सहयोग संगठन के सदस्य बने थे। संघाई सहयोग संगठन चार्टर पर वर्ष 2002 में हस्ताक्षर हुए थे तथा वर्ष 2003 में इसे लागू करवा दिया गया था। इसके अतिरिक्त संघाई सहयोग संगठन में 4 पर्यवेक्षक देश तथा 6 वार्ता साझेदार देश भी शामिल हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो विश्व बांस दिवस यानी वर्ल्ड बैम्बू डे कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 16 सितंबर, 17 सितंबर, 18 सितंबर या फिर 19 सितंबर। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, दैट वाज 17 सितंबर। प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को विश्व बांस दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसका उद्देश्य बांस के बारे में जागरूकता फैलाना तथा इसके उत्पादन में बढ़ावा लाने के लिए लोगों को जागरूक करना है। विश्व बांस दिवस, यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिएगा फ्रेंड्स। विश्व बांस दिवस को विश्व स्तर पर 8 सितंबर 2009 में बैंकॉक में आयोजित 8वें विश्व बांस कांग्रेस में मनाने का निर्णय लिया गया था, और इसको मनाने का निर्णय लिया गया था विश्व बांस संगठन के द्वारा। विश्व बांस 2021 की थीम की बात करें तो इसकी थीम है #प्लांट बैम्बू, अर्थात कि बांस को जो है प्लांट करना है या इसका प्लांटेशन करना है। बांस जो है ये पोएसी कुल का एक अत्यंत महत्वपूर्ण घास की प्रजाति है, जो कि सपुष्पक, आवृत बीजी और एक बीजी पादप है। बांस को भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत पेड़ की श्रेणी में रखा गया था, किंतु वर्ष 2017 में भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन करने के बाद बांस को पेड़ की श्रेणी से हटाकर घास की श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। अर्थात वर्तमान में बांस जो है ये पेड़ की श्रेणी में ना आकर घास की श्रेणी में आता है। भारत सरकार के द्वारा अक्टूबर 2006 में राष्ट्रीय बांस मिशन अर्थात नेशनल बैम्बू मिशन की शुरुआत भी की गई थी, किंतु जुलाई 2017 में राष्ट्रीय बांस मिशन का नाम बदलकर राष्ट्रीय कृषि, वानिकी और बांस मिशन कर दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ें तो भारत के द्वारा पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कब तथा कहां किया जाएगा? आपके ऑप्शन है 17 से 20 नवंबर 2021 नई दिल्ली, 18 से 20 नवंबर 2021 उत्तर प्रदेश, 19 से 20 नवंबर 2021 बिहार या फिर 20 से 22 नवंबर 2021 चंडीगढ़। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 3, 19 से लेकर 20 नवंबर 2021 को बिहार में। इसकी व्याख्या की बात करें तो भारत के द्वारा 19 और 20 नवंबर 2021 को नालंदा महाविहार परिसर यानी कि बिहार में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यह सम्मेलन भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद अर्थात इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस इसके द्वारा आयोजित किया गया है। भारत में तेलंगाना, सारनाथ, गैंगटॉक और धर्मशाला में तथा विदेशों में यानी कि जापान, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और कंबोडिया में 4 क्षेत्रीय सम्मेलनों का आयोजन भी किया जाएगा। इस सम्मेलन का लक्ष्य भारत को बौद्ध धर्म के सबसे प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन केंद्र के रूप में पुनः स्थापित करना तथा पूर्वी एशियाई देशों के साथ बौद्ध संपर्क बहाल करना है। इस सम्मेलन की थीम की बात करें तो इसका थीम है साहित्य में बौद्धत्व। वहीं कार्यक्रम के एक भाग के रूप में बौद्ध अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए एक पुरस्कार का भी आयोजन किया गया है, जो कि 21 नवंबर को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत लगभग जो है 14.7 लाख रुपए अर्थात इसमें लगभग जो है $20,000 का नकद इनाम भी दिया जाएगा। वहीं अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ें तो हाल ही में भानुमति घीवला को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है। इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है क्योंकि आपके ऑप्शन से इनके द्वारा कोविड महामारी के समय दूर दराज के गांव में जाकर मुफ्त में दवाइयों का वितरण किया गया था।
इन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान मुफ्त में भोजन सुविधा प्रदान करवाई थी। इन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान कोविड-19 से पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी के साथ साथ शिशु देखभाल की जिम्मेदारी उठाई थी, या फिर इन्होंने कोविड-19 महामारी के समय अपनी संपूर्ण वेतन कोविड पॉजिटिव मरीजों की देखभाल में लगाई थी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 3, अर्थात कि हाल ही में भानुमति घीवला को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया है, क्योंकि इन्होंने कोविड-19 के दौरान प्रेग्नेंट वुमेन्स के साथ साथ जो चिल्ड्रंस होते हैं, जो शिशु होते हैं, इनकी देखभाल भी करी थी। नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड की बात करें तो हाल ही में गुजरात के सर सायराजी राव जनरल हॉस्पिटल की एक नर्स भानुमति घीवला को नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा वर्चुअल समारोह के माध्यम से लगभग 51 विजेताओं को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड प्रदान किया गया है। अगर राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड की बात करें दोस्तों, तो ये पुरस्कार जो है भारतीय नर्सिंग परिषद के द्वारा प्रदान किया जाता है, जो कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक एजेंसी के रूप में कार्य करता है। रेड क्रॉस सोसाइटीज के 8वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान वर्ष 1960 में लंदन में इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी। गाइस यहाँ पर ये जो है मिस्टेक हो रखा है, ये 1907 यहाँ पर है, 1907। वहीं 1912 में रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने इस पुरस्कार का निर्माण किया था, और ये नर्सों और जो यहाँ पर अन्य कर्मचारी होते हैं, नर्सिंग कर्मचारी, इनको जो है प्रदान किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़े दोस्तों, तो हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मेडिसिन फ्रॉम द स्काई पहल यानी कि मेडिसिन फ्रॉम द स्काई इनिशिएटिव की शुरुआत की गई? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो इसका सही जवाब है दोस्तों दैट वाज तेलंगाना। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तेलंगाना में अपने तरह की पहली मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना की शुरुआत की है। इस परियोजना का उद्देश्य ड्रोन के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों में मेडिकल सुविधा को पहुंचाना है, तथा इसी योजना के अंतर्गत कुल मिलाकर 16 हरित क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। ये परियोजना स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ साथ आईटी मंत्रालय तथा राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर जो है डाटा विश्लेषण का कार्य करने पर आधारित एक मॉडल है। इस परियोजना को तेलंगाना सरकार विश्व आर्थिक मंच तथा हेल्थ नेट ग्लोबल के सहयोग से संचालित करेगा। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस अर्थात विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन से 16 सितंबर, 17 सितंबर, 18 सितंबर या 19 सितंबर। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए दैट वाज 16 सितंबर। प्रत्येक वर्ष को जो है 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य ओजोन परत के संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करना है। वहीं 2021 के ओजोन दिवस की थीम की बात करें तो इसका थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल। वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ही 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। ज्ञातव्य है कि 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया था, जिसमें रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर्स और अन्य उत्पादों से निकलने वाली जो ओजोन गैस है, जो कि एक क्षयकारी रसायन के रूप में कार्य करती है, इसको चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का संकल्प लिया गया था। वहीं ओजोन की बात करें दोस्तों, ओजोन क्या है? तो ओजोन जो है ऑक्सीजन का एक विशेष रूप है, अर्थात यह एक गैस है जो कि ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं को जो है मिलाकर बनती है। ओजोन पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है जो कि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को या जो यूवी रेज होती हैं इनको जो है रोकती है, जो कि मानव के लिए हानिकारक होती हैं। ओजोन परत धरती से लगभग 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर शुरू होकर लगभग 50 किलोमीटर ऊपर तक मौजूद रहती है। इस क्षेत्र को ही समताप मंडल कहा जाता है और वायुमंडल में पाई जाने वाली समग्र ओजोन गैस का लगभग 90% हिस्सा जो है ये समताप मंडल में ही पाया जाता है। ओजोन गैस को 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, गुड ओजोन और बैड ओजोन के रूप में। गुड ओजोन प्राकृतिक रूप से ऊपरी वायुमंडल में पाई जाती है, जहां पर यह एक सुरक्षात्मक परत के रूप में कार्य करती है और सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। वहीं बैड ओजोन निचले वायुमंडल में पाई जाती है, जो कि मुख्यतः कारों, बिजली संयंत्रों, रिफाइनरियों, रसायनों या रासायनिक संयंत्रों के द्वारा उत्सर्जित होकर
प्रदूषक का कार्य करती है। वहीं अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़े दोस्तों, तो हाल ही में गोपाल मुखर्जी को किस राज्य सरकार के द्वारा महाअधिवक्ता नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या फिर मणिपुर। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 3, दैट वाज पश्चिम बंगाल। हाल ही में पश्चिम बंगाल के महाअधिवक्ता किशोर दत्त जी के इस्तीफे देने के बाद गोपाल सिंह मुखर्जी को महाअधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल धनखड़ जी के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 क्लॉज 1 के अनुसार कलकत्ता हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल मुखर्जी को राज्य का नया महाअधिवक्ता नियुक्त किया गया है। वहीं अगर महाअधिवक्ता से संबंधित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल के द्वारा महाअधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। महाअधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि सलाहकार अर्थात सुप्रीम लॉ एडवाइजर होता है। महाअधिवक्ता का पद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है अर्थात राज्यपाल इन्हें किसी भी समय रिमूव कर सकते हैं। वहीं महाअधिवक्ता के पद की 2 योग्यताएं हैं जिसमें उन्हें भारत का नागरिक होना अनिवार्य है तथा वह भारत में उच्च न्यायालय में जज बनने के योग्य हों अर्थात उसे भारत का नागरिक होना चाहिए तथा उसे 10 वर्ष तक न्यायिक अधिकारी का या फिर उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक वकालत करने का अनुभव प्राप्त हो। वहीं महाअधिवक्ता का कार्यकाल जो है 62 वर्ष की आयु तक होता है अर्थात 62 वर्ष की आयु के बाद इनका रिटायरमेंट हो जाता है। आज के अंतिम प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो हाल ही में केवीआईसी के द्वारा स्पिन योजना की शुरुआत कहां से की गई है? आपका ऑप्शन है वाराणसी, अलीगढ़, कानपुर या फिर प्रयागराज। तो इसका सही जवाब है दोस्तों दैट वाज ऑप्शन ए, वाराणसी। अभी हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने कुम्हारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्पिन योजना की शुरुआत की है। गलती से यहाँ पर स्पेन हो गया दोस्तों, ये है स्पिन योजना जिसकी शुरुआत वाराणसी से हुई है। स्पिन का मतलब है स्ट्रेंथनिंग द पोटेंशियल ऑफ द इंडिया। इस योजना के अंतर्गत कुम्हारों को बैंक के द्वारा कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा और इसका उद्देश्य जो है स्वरोजगार को और ज्यादा जो है बढ़ावा देना है और स्वरोजगार का निर्माण करना है। इस योजना के अंतर्गत कुम्हारों को प्रधानमंत्री शिशु मुद्रा योजना के तहत बैंक ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में गैर कॉरपोरेट गैर कृषि लघु उद्यमों को 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करने के लिए किया गया था। इसके तहत लाभार्थी को जो है 3 इकाइयों के रूप में ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है जिसमें पहला आता है शिशु, यानी कि इसके अंतर्गत लगभग जो है 50,000 तक का ऋण कवर दिया जाता है। किशोर के अंतर्गत 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का ऋण कवर प्रदान किया जाता है और तरुण के अंतर्गत जो है 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का ऋण कवर जो है प्रदान किया जाता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही हम लोग बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। टॉप 10 वीकली करंट अफेयर्स सीरीज में हर सप्ताह जो है आपको 10 बड़ी करंट अफेयर्स से अवगत करवाया जाता है। इसके बीच बीच में अन्य दिवसों में अगर कोई प्रमुख करंट अफेयर की न्यूज़ है तो वो भी आप लोगों तक अपडेट की जाती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ जो एग्जाम्स की तैयारी में लगे हुए हैं उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में आपको ये भी सूचना दे दूं कि दोस्तों आप हमारे जो है टेलीग्राम चैनल से या फिर इंस्टाग्राम चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर यूपीएससी अचीवर्स के नाम से आपको जो है चैनल मिल जाएगा जिससे आप लोग जुड़ सकते हैं। टिल देन आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।